दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की 5वीं कड़ी में पेश है पंजाबी साहित्य की मशहूर कथाकार, कवि, संपादक अमृता प्रीतम पर आज की वार्ता। इस वार्ता को लिखा है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। अमृता प्रीतम हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी काफ़ी मशहूर रही हैं और आज भी उनकी किताबें दोनों मुल्कों में हर वर्ग के लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं, सराही जाती हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वार्ता। अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर हैं। वो पंजाबी जबान की पहली कवयित्री मानी जाती हैं। भारत पाक बंटवारे पर लिखी उनकी नज्म अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल भारत और पाकिस्तान दोनों जगह काफी प्रसिद्ध हुई। अमृता प्रीतम ने बंटवारा देखा था और ये नज्म उस वक्त की उनकी जो ज़हनी जद्दोजहद है उसका एक आईना है। अफसाना निगार और शायर अहमद नदीम कासमी ने पाकिस्तान के पंजाब में इस नज्म की मकबूलियत को बयां करते हुए एक जगह लिखा है। ये नज्म उन्होंने जब पढ़ी थी उस समय वह जेल में थे। जेल से बाहर आकर भी देखा तो लोग इस नज्म को जेबों में रखते हैं, निकाल कर पढ़ते हैं और रोते हैं। आइए अब आपको अमृता प्रीतम की आवाज में ये नज्म सुनाते हैं। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। वारिस शाह आज तुझसे मुखातिब हूँ। अमृता प्रीतम ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। साहित्य की अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। कविता हो, उपन्यास हो, कहानी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, पंजाबी लोकगीत और आत्मकथा। कोई भी साहित्य की विधा ऐसी नहीं है जिसमें अमृता प्रीतम ने लेखन न किया हो। अमृता प्रीतम की लोकप्रियता का कमाल ये था कि दुनिया की अधिकांश भाषाओं में उनके साहित्य का अनुवाद हुआ। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से, पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। हिंदुस्तान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें हासिल हुआ और अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की बात करें तो उन्हें बल्गारिया बैरो पुरस्कार, फ्रांस सरकार का श्रेष्ठ सम्मान उन्हें हासिल हुआ। और यहाँ तक कि देश के बाहर जो कुछ नामचीन लोग थे जब हिंदुस्तान आते थे तो अमृता प्रीतम से उनकी मुलाकात जरूर होती थी। एक किस्से का जिक्र मैं आपसे करूंगा जिसका उल्लेख अमृता प्रीतम ने एक इंटरव्यू में किया हुआ है। वियतनाम के पूर्व प्रेसिडेंट हो ची मिन जब दिल्ली आए तो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ उन्होंने अमृता प्रीतम से भी मुलाकात की। अमृता प्रीतम कहती हैं, हो ची मिन मिले तो मेरा माथा चूम कर कहने लगे, हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम से लड़ती हो, मैं तलवार से लड़ता हूँ। अमृता प्रीतम ने कई देशों की यात्राएं की जिनमें प्रमुख हैं मास्को, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, लंदन, नॉर्वे, मिस्र, ईरान, नेपाल आदि। कई साहित्यिक अधिवेशनों में अमृता प्रीतम ने देश का प्रतिनिधित्व भी किया। एक मर्तबा यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत की। उस कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखती हैं कि कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों से एक एक डेलीगेट आया हुआ था। भारत की ओर से मैं अकेली थी। कॉन्फ्रेंस का मकसद था साइंस एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर। अमृता प्रीतम ने इस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा ब्यौरा अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में भी दर्ज किया है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा। 2.5 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के एक सेशन की मैंने सदारत भी की थी। एक और सेशन में अपना पेपर भी पढ़ा और जब आखिरी सेशन में कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही का सार लिखा जा रहा था उस वक्त मैंने खड़े होकर एक गुजारिश भी की थी कि मजहब लफ्ज को बदलकर धर्म कर दिया जाए, यानी रूहानियत।
और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इन लफ्जों में सामने रखा जाए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड गो टुगेदर। और इसका तर्क दिया था कि रूहानियत एक होती है लेकिन मजहब कई होते हैं। मजहब असल में रूहानियत की संस्थाई सूरत होते हैं, इसलिए मजहब लफ्ज से प्रश्न उठते हैं, कौन सा मजहब? लेकिन रूहानियत लफ्ज हर प्रश्न से मुक्त होता है। उस वक्त मुझे एक गहरी दिलचस्पी का एहसास हुआ कि मेरे इस कहने के बाद अरब देश का एक डेलीगेट उठा मेरी बात की तायीद करने के लिए। उसके लफ्ज थे, हम लोग दुनिया में सबसे बड़े मजहब परस्त माने जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैडम ठीक कहती हैं। हर मजहब आपस में टकराता है, इसके नाम से खून होते हैं, इसलिए रूहानियत लफ्ज ठीक रहेगा। और कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करने वालों ने मेरी गुजारिश मानकर आखिरी पेपर लिखा था, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड गो टुगेदर। ये था अमृता प्रीतम का प्रभाव। इस प्रसंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृता प्रीतम की क्या आला दर्जे की सोच थी और उनके विचारों का किस तरह से सभी लोग एहतराम करते थे। दरअसल अमृता प्रीतम ने दुनिया भर के साहित्य और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। इंसानियत उनके लिए सबसे अहम शय थी। मजहब के मायने उनके लिए रूहानियत थे। अगर दुनिया भर के लोग मजहब को इसी तरह से देखें तो एक दूसरे समुदाय में आपस में टकराव न हो, एक दूसरे धर्म के बीच दूरियां मिट जाएं। अमृता प्रीतम के साहित्य में अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मानों पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके साथ ही 1986 में राज्यसभा सदस्य भी उन्हें मनोनीत किया गया। इस दौरान संसद में उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए अहम मुद्दों पर आवाज बुलंद की। अब आपको अमृता प्रीतम के शुरुआती जीवन की जो झांकी है वो आपको दिखाते हैं। 31 अगस्त 1919 को अविभाजित भारत के गुजरांवाला में जन्मी अमृता प्रीतम को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उनके वालिद ने उन्हें कविता के काफिये रदीफ को समझाया। कविता लिखने पर वैसे वालिद को कोई एतराज न था, लेकिन वे चाहते थे कि अमृता सिर्फ मजहबी कविताएं लिखे। लेकिन अमृता प्रीतम एक बार अदब के मैदान में आईं तो उन्होंने सारी बंदिशें और पाबंदियां ताक पर रख दी। वही लिखा जो उनके दिल में आया। 1936 में अमृता प्रीतम की पहली किताब छपी। पहली किताब से अमृता प्रीतम ने लोकप्रियता की सारी हदें पार कर दी। खास और आम दोनों में ही उनके लेखन की मकबूलियत थी। मजहबी कट्टरपंथियों और दकियानुस तबके को छोड़कर सभी उनके लेखन को पसंद करते थे। यहाँ तक कि महाराजा कपूरथला ने किताब को अपना आशीर्वाद देते हुए 200 रुपये अमृता को भेजे, तो महारानी नाभा ने किताब की तारीफ करते हुए एक साड़ी का पार्सल भी उन्हें भेजा था। अब यहीं पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो अमृता और उनके पिता के बीच का है। अमृता प्रीतम लिखती हैं कि मेरे ज़हन में एक काल्पनिक प्रेमी राजन मौजूद था। ये स्कूल के दिनों की बात है। उसमें मैंने उसी को केंद्र बना करके एक नज्म लिखी थी और वो नज्म मैंने अपनी पॉकेट में डाल ली थी। सोचा था कि स्कूल पहुंचूंगी तो अपनी सहेली को दिखाऊंगी, लेकिन इसी बीच वो अपने पिता के पास गई कुछ पैसे लेने के लिए, तो पिता ने पैसे उसी पॉकेट में डाले जिसमें वो नज्म रखी थी। पिता को नज्म हाथ लग गई, उन्होंने निकाला और पढ़ा, फिर पूछा, क्या तुमने लिखी है? अमृता प्रीतम ने झूठ बोल दिया कि नहीं, मैंने नहीं लिखी, मेरी सहेली ने लिखी। पिता ने नज्म को दोबारा पढ़ा और पूछा, ये राजन कौन है? अमृता ने कहा, कोई नहीं। पिता को एतबार नहीं हुआ, लिहाजा अमृता को जोर से चपत लगाई और वो कागज फाड़ दिया। अमृता लिखती हैं, ये हर्ष था मेरी पहली नज्म का। झूठ बोलकर अपनी नज्म किसी और के नाम लगानी चाहिए थी, लेकिन वो नज्म एक चपत को साथ लिए फिर से मेरे नाम लग गई। अमृता प्रीतम
उर्दू अदब की नामचीन लेखिकाओं इस्मत चुगताई, कुर्तुल एन हैदर की लेखन परंपरा से कदम ताल मिलाने वाली पंजाबी हिंदी भाषा की अनन्य लेखिका हैं। हालांकि उन्हें मुस्लिम समाज की तरह अपनी रिवायतों में बंधे मुस्लिम समाज की बनिस्बत खुला समाज मिला, मगर औरत की जिंदगी को उन्होंने हर जगह, हर कौम में एक सा पाया। दुनियावी बदलाव, अतिक्रमणों से दूर औरत की जिंदगी का भूगोल अभी तक अक्षुण्ण है, क्योंकि उसे आज भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने और फैसले लेने का हक नहीं है। औरत की जिंदगी के अंदर और बाहर की यही कश्मकश अमृता प्रीतम के साहित्य में देखने को मिलती है। अमृता प्रीतम के सभी उपन्यास औरत जात को समाज में मान सम्मान लौटाए जाने के आख्यान हैं। एक थी सारा, कच्ची सड़क, 49 दिन, रसीदी टिकट, पिंजर आदि उनके सभी उपन्यासों में उन्होंने औरत को बिल्कुल अलहदा ढंग से बयां किया है। औरत की आर्थिक सामाजिक आज़ादी की हिमायती अमृता प्रीतम अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में खुलकर अपने अंतःकरण की बात करती हैं। स्वजीवनी लिखना आईने में खुद को देखना है, तो खुद जैसे है उसमें आप अदल बदल नहीं कर सकते। अपनी मोहब्बत और चाहत शायर गीतकार साहिल लुधियानवी से अपने प्यार भरे संबंधों को कबूलती हैं। रसीदी टिकट में एक जगह अमृता लिखती हैं, लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता था तो जैसे मेरी ही खामोशी में निकला हुआ खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। वह चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता रहता था। कोई आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता था और उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वह दूरी थी जो तय नहीं होती थी। तब भी कल्पना की करामत का सहारा लिया था। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेटों के टुकड़ों को संभालकर अलमारी में रख लेती थी और फिर एक एक टुकड़े को अकेले बैठकर जलाती थी, और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूँ। अमृता प्रीतम ने साहिल लुधियानवी के नाम जो आखिरी खत लिखा वह उर्दू की एक मंथली मैगजीन आईना में छपा था। खत क्या, एक किताब थी जिसका मकसद साहिर तक अपने जज्बात पहुंचाना था। इसके मुतालिक अमृता प्रीतम खुद लिखती हैं, आईना में आखिरी खत प्रकाशित करवाया कि शायद उसकी नज़र से गुजर जाए। इसके बाद खामोशी थी और कुछ नहीं। ये बात बरसों के बाद पता चली साहिर की ज़बानी। मैंने जब आईना में आखिरी खत पढ़ा, दिल में आया अभी अब्बास के घर जाऊं, कृष्णचंद्र के घर जाऊं और दोस्तों के घर भी, और कहूं कि ये खत मेरे नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चुप रह गया। लगा कि जब ये कहूंगा तो वह दोस्त कहेंगे, हाँ हाँ तेरे नाम लिखा हुआ, चलो बेटा तुम्हें पागल खाने छोड़ आते हैं। ये साहिर की एक खामोशी थी जिसे मेरी जिंदगी के बरसों के बरस कभी समझ नहीं आए, और शायद वो भी अपनी खामोशी को नहीं समझ पाता था। रसीदी टिकट में अमृता बार बार साहिर से अपनी मोहब्बत का जिक्र खुलकर करती हैं। वो उसे किसी से नहीं छिपाती। एक जगह लिखती हैं, रसीदी टिकट में मेरे इश्क की दास्तान दर्ज है। साहिर ने पढ़ी थी और उसके बाद भी किसी मुलाकात में न रसीदी टिकट का जिक्र मेरी ज़बान पर आया न साहिर की ज़बान पर। याद है एक मुशायरे में लोग साहिर से ऑटोग्राफ ले रहे थे। लोग चले गए, मैं अकेली उसके पास रह गई, तो मैंने हंसकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी थी, कोरे कागज की तरह, और उसने मेरी हथेली पर अपना नाम लिखकर कहा था, ये कोरे चेक पर
मेरे दस्तखत हैं। जो रकम चाहे भर लेना और जब चाहे कैश करवा लेना। वो कागज चाहे मांस की हथेली थी, पर उसने मेरे कागज का नसीब पाया था, इसलिए कोई भी हर्फ उस पर नहीं लिखे जा सकते थे। हर्फ आज भी मेरे पास कोई नहीं है। रसीदी टिकट में जो कुछ भी है और आज ये सतरे भी ये कोरे कागज की दास्तान है। इस दास्तान की इब्तिदा भी खामोश थी और सारी उम्र उसकी इंतहा भी खामोश रही। तुम आबाद घरों के बासी, मैं आवारा और बदनाम, मेरे साथी खाली जान। आइए अब आपको इमरोज और अमृता का किस्सा सुनाते हैं। इमरोज अमृता को लेकर के इस जगह लिखते हैं। ये बात उन दिनों की है जब इमरोज और अमृता अलग अलग रहते थे। वो लिखते हैं कि मैं एक दिन अमृता से मिलने गया था। बातों बातों मैंने कह दिया कि आज के दिन मैं पैदा हुआ था। गांव में लोग पैदा तो होते हैं लेकिन जन्मदिन उनका नहीं होता। अमृता प्रीतम 1 मिनट के लिए उठी और फिर आकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में एक नौकर प्लेट में केक रखकर बाहर चला गया। उन्होंने केक काट कर एक टुकड़ा मुझे दिया और एक खुद खाया। न उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा और न ही मैंने केक खाकर शुक्रिया कहा। बस एक दूसरे को देखते रहे। अमृता और इमरोज का जो प्रेम है कुछ अलग सा है। आखिरी दिनों में इमरोज के लिए अमृता ने एक कविता लिखी थी कि मैं तैनू फिर मिलांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे ताखियल दी चिंगारी बनके तेरे कैनवास ते उतरांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी। उस जमाने में जब हिंदुस्तानी समाज इतना खुला नहीं था, तब इतनी बेबाकी से ये सब लिखना वाकई अमृता प्रीतम के ही बूते की बात थी। शुरू से लेकर आज तक सोसाइटी के हाथों, जिंदगी में और साहित्य में, कंटेम्प्रेरीज के हाथों, इसी चीज को महसूस करके मैंने एक पेंटिंग बनाई। अमृता प्रीतम और इमरोज ने बिना शादी किए हुए 40 साल तक साथ रहे और उन दोनों के बीच जो संबंध था वो दुनियावी तामझाम से बिल्कुल अलग था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के सचेत थे। इमरोज लिखते हैं उन्हें यानी अमृता प्रीतम को रात में लिखने का शौक था। लिखने के दौरान उन्हें चाय चाहिए होती थी, तो मैंने नियम बना लिया कि मैं रात के ठीक 1 बजे उठता था और चाय बनाकर उनके टेबल पर रख करके चला आता था। वो मुझे देखती तक नहीं थी। अमृता प्रीतम ने यूं तो अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में पूरे विस्तार से लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातों को बड़ी तफसील से लिखा है, लेकिन आत्मकथा के नाम पर वो क्या लिखना चाहती थीं, इसे जानना भी आप श्रोताओं के लिए बेहद दिलचस्प होगा। वह भी एक दिन था जब मैंने अपनी बात विस्तार से लिखने की जगह सोचा था, कभी जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी केवल 10 पंक्तियां लिखूंगी, और वे पंक्तियां मैंने कागज पर लिखकर रख ली थीं। वे पंक्तियां आज भी मेरे सामने हैं और आज भी वे उतनी ही सच हैं जितनी उस दिन लिखते समय थीं। वे पंक्तियां हैं, मेरी सारी रचनाएं, क्या कविता और क्या कहानी और क्या उपन्यास, मैं जानती हूँ एक नाजायज बच्चे की तरह है। मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे मन के सपने से इश्क किया और उनके वर्जित मेल से यह सब रचनाएं पैदा हुई। जानती हूँ एक नाजायज बच्चे की किस्मत, इसकी किस्मत है और इसे सारी उम्र अपने साहित्यिक समाज के माथे के बल भुगतने हैं। मन का सपना क्या था, इसकी व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह कमबख्त बहुत हसीन होगा, निजी जिंदगी से लेकर
कुल आलम की बेहतरी तक की बातें करता होगा, तब भी हकीकत अपनी औकात को भूलकर उससे इश्क कर बैठी और जो रचनाएं पैदा हुई हमेशा कुछ कागजों में लावारिस भटकती रही। एक प्रसंग का जिक्र और मैं आपके सामने करता हूँ, वो ये है कि अमृता प्रीतम इमरोज़ के साथ स्कूटर पर बैठ करके और उस समय वह इमरोज़ की पीठ पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी। इमरोज़ को ये बात पता तब चली कि वो क्या लिखती हैं जब उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया और लिखती हैं कि मैं साहिर 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 ही लिखती थी। इमरोज़ कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो साहिर को प्यार करती थीं, वो उन्हें चाहती हैं तो चाहती हैं, मैं भी उन्हें चाहता हूँ। इस तरह के प्रेम हमें कम देखने और सुनने को मिलते हैं, जैसा अमृता और इमरोज़ का था, अमृता और साहिर का था। अमृता प्रीतम है तो पंजाबी की लेखिका, लेकिन वो बहुत विस्तृत रूप में सारे हिंदुस्तान में छा गई। उनके खास जो दोस्त थे खुशवंत सिंह, उन्होंने उनके साहित्य को लेकर के आउटलुक पत्रिका में 2005 में उनका एक मशहूर लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं, उनकी कहानियों के किरदार कभी जीवंत होकर सामने नहीं आते थे। अमृता की कविता अज आखा बारिश शाहनू ने उन्हें भारत और पाकिस्तान में अमर कर दिया। बस यही 10 पंक्तियां हैं जो उन्हें अमर बनाती हैं। अमृता प्रीतम काफ़ी बोल्ड रचनाकार थीं। उनके कई उपन्यास अपने समय से आगे की रचनाएं हैं। चक नंबर 36 1964 में लिखा था, जो सबसे पहले पंजाबी ज़बान में प्रकाशित हुआ। 1965 में ये हिंदी में आया और 1966 में ये उर्दू ज़बान में छपा। उपन्यास के बारे में खुद अमृता प्रीतम ने रसीदी टिकट में लिखा है, इस उपन्यास को फिल्म के लिए सोचा तो रेवती शरण शर्मा ने कहा, नहीं, ये उपन्यास समय से 1 शताब्दी पहले लिखा गया, हिंदुस्तान अभी इसे समझ नहीं सकता। और बासु भट्टाचार्य के शब्द थे, इस उपन्यास पर जब फिल्म बनेगी वह हिंदुस्तान में पहली एडल्ट फिल्म होगी। उपन्यास में ऐसा क्या था जो बासु भट्टाचार्य जैसे कला फिल्मों के निर्देशक ने इस तरह की बात की। चक नंबर 36 का अहम किरदार कुमार जब उपन्यास के नायिका अलका को बताता है कि वह शरीर की भूख मिटाने के लिए कुछ दिन एक ऐसी औरत के पास जाता रहा था जो रोज़ के 20 रुपए लेती थी, और उसके जवाब में अलका कहती है, सोच रही हूँ कि वह औरत भी मैं होती जिसके पास आप 20 रुपए देकर जाते थे। जो लोग अमृता प्रीतम और उनके प्रेम प्रसंग विचार लेखन प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, उन्हें अमृता प्रीतम की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। इसे किस तरह से लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में अमृता का ख्याल है, यह यथार्थ से यथार्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया है। अमृता प्रीतम अपने समय से काफ़ी आगे की आज़ाद ख्याल औरत थी और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारी, किसी बंदिश और पाबंदियों की कभी परवाह नहीं की। जो ठीक लगा वही किया। आज़ादी के क्या मायने हैं, इसका जवाब खुद दिया करती थी। वो व्यवस्था जो आम साधारण व्यक्तियों को भी जीवन का अर्थ दे, पर जिसमें किसी का व्यक्तित्व खो न जाए। जाहिर है कि ये व्यवस्था आज भी एक यूटोपिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ख्वाब देखना बंद कर दें, जिंदगी से निराश हो जाएं। अच्छी जिंदगी के ये ख्वाब ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। अमृता प्रीतम की ये सब बातें ही उन्हें अदब में अहम बनाती हैं। अब आपको अमृता प्रीतम के जीवन का जो मकसद था उसके बारे में बताते हैं। कलाकार का काम है सिर्फ यात्रा, अंदर की यात्रा। रास्ता चलते कोई आपको फूल देता है या पानी का प्याला दे देता है तो आप उसका शुक्रिया करते, लेकिन रुकते नहीं। अपने लेखन के विषय में वो कहती हैं, मैं सारी जिंदगी जो भी सोचती और लिखती रही वो सब
देवताओं को जगाने की कोशिश थी, उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। आप अमृता प्रीतम के साहित्य से गुजरेंगे तो आपको ऐसे बहुत सी जिंदगियों के दर्शन होंगे जो हमें आम तौर से देखने समझने को नहीं मिलते हैं। इंसान के बीच जो दूरियां बढ़ी, उनको लेकर के उनकी धारणाएं क्या थी, ये भी पता चलेगा आपको। दोस्तों, ये वार्ता अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और हमें हमारी कमियों के बारे में लिखिएगा। चाहें तो हमें आर्थिक रूप से चैनल को ज्वाइन करके सहयोग भी कर सकते हैं और हमारे साथ अगली श्रृंखला का इंतज़ार करिए। शुक्रिया।